मत देखा कर भाई, मजा नहीं आया मुझे देखने में। इसके लैपटॉप में बढ़िया तुम्हें तो नहीं हो गया। तुम्हें किसी ने नहीं बोला एक A to Z अपडेट रहने के लिए सबसे जरूरी। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन करे थे ना हम लोग, हेडिंग डालो एरोमेटिसिटी। तेरी पूरी नोटबुक करानी आपको क्या जब भी पूरी नोटबुक ये पूरी करानी ऐसे तो 3 हो रहे हैं तीनों कराओगे सर? तो देखो एरोमेटिसिटी इसका काम हो ये तो लोग का है प्लस आई प्लस n का ऑर्डर मेरा हैप्पी ठीक तो रन सर कल के काम के लिए कितने पेज छोड़ लगभग? कल के काम के इनसे पूछ, कल का कितने किया था बता दे कितने। स्टेबिलिटी करा उससे पहले भी कुछ कर अरे पेज बता दे फूफा उसका भाई 6 छोड़ दे क्या करना है क्या नहीं। 5 अब आगे किया एरोमेटिसिटी हेडिंग डालो AROMATICITY ठीक है। अब एरोमेटिसिटी के अंदर क्या है पहले बता दो मुझे, अब कुछ लिखना मतलब सामने देखना, ठीक है। 3 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है एरोमेटिक, कोई पढ़ा नहीं एक होता है मेरे पास एंटी एरोमेटिक और एक होता है मेरे पास नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मैंने कंपाउंड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक और एक क्या होता है मेरे पास नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब कुछ कंडीशंस है जो हर एक सेटिस्फाई करेगा उसको उस कैटेगरी में रखे जाएंगे। मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड उनको बोलेंगे जिसके अंदर पहले तो क्या प्रेजेंट हो, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन मतलब क्या था, जो रेजोनेंस में देखा था हमने, अल्टरनेट पोजीशंस पे क्या थे, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, कब अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर। बट यहाँ पर कैसा होना चाहिए, साइक्लिक, मतलब जो आपके पास रिंग बनेगी, रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, रिंग के हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होना चाहिए, या तो sp2 होगा, क्या होगा अपने पास sp2 होगा। और फिर इनको हक्कल रूल को भी फॉलो करना है, ठीक है ना। हक्कल रूल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। हक्कल रूल क्या बोलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखते हैं, मैं एक एग्जांपल बनाता हूं बेंजीन का। क्या ये साइकिल है कि नहीं, पूरी रिंग तो है अपने पास, और इस रिंग के अंदर क्या डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन की जगह आप साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। मेरे पास क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन, अभी नहीं लिखना पड़ेगा, अभी आगे लिखाऊंगा, पहले से पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है मेरे पास। एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो ये 2 ये 4 और ये 6, तो इसके अंदर ओवरऑल हम देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1 2 4 6। अब n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। और अगर n की वैल्यू 0 रखता हूं तो कितने आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। फिर 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ठीक है। फिर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल या रिंग के अंदर इतने काउंटिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमेशा किस कैटेगरी में आएंगे, एरोमेटिक की कैटेगरी में। आगे बात समझिए, ठीक है। एंटी एरोमेटिक इसके जैसा ही है, इसके अंदर भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, हाइब्रिडाइजेशन रिंग के अंदर sp2 होती है। तीसरी चीज, यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 4n पाई। अगर n की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, n की वैल्यू 2 रखूंगा 1 रखूंगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। n ये है ना,
1 2 3 हो गया, ठीक है। n की वैल्यू हमें खुद से रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने बेंजीन में देखा 1 2 3 है, 3 है तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो मेरे को देखना है क्या इसके मल्टीपल में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मैच कर रहा है तो मतलब ये मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। n मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने n की वैल्यू 3 रखी है यहाँ पे? नहीं रखी ना, तो नहीं रखनी है। हमें n अपनी तरफ से रख के देखना है ये इसमें से मैच होना चाहिए। अच्छा समझ गया। ठीक है, ये वैल्यू हमें खुद रखनी है और देखना है कि ये दोनों वैल्यूज कहां पर आके मैच करेंगी अपनी तरफ से। हाँ नहीं नहीं, देखो आपको देखो जैसे 0 रखा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 1 रखा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ऐसे में वैल्यूज रखते जाओ, यहाँ कुछ नंबर बन जाएंगे, ये उससे मैच करना चाहिए। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होना चाहिए। हाँ ठीक है, इसके साथ दो क्या होना चाहिए मेरा, मैच करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास आ गया 4। अब देखो इन दोनों में कोई भी चीजें मैच नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि ये तो 4 की टेबल चल रही है ना, 4 8 12 16 20 इस तरह से चलता जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। अगर रिंग के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तब तो वो क्या होगी, एंटी एरोमेटिक होगी। अब देखो इस कंपाउंड को डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है 2 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल गए यहाँ पे, तो मेरे पास ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब नॉन एरोमेटिक क्या होता है? नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल देखो, ये जैसे मैंने बना दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो पूरी रिंग में तो कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर एक ये जो कार्बन होगा जहां पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन एरोमेटिक में आएगा। क्योंकि ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये दोनों कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं, प्लेनर। बट यहाँ पर sp3 होने की वजह से आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास इनकी प्लेनरिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, नॉन प्लेनर हो जाता है। इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, नॉन एरोमेटिक में। तो अगर रिंग में एक भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन एरोमेटिक में आएगा, ठीक है। If hybridization of any carbon in ring is sp3, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। पहली चीज ये ऐसे ध्यान रखने की, तो लिखो एरोमेटिसिटी के नीचे अकॉर्डिंग टू हक्कल, अकॉर्डिंग टू हक्कल HUCKLE, aromatic compounds are usually stable. According to Huckel, HUCKLE, aromatic compounds are usually stable and they show different reactions from other unsaturated compounds, ठीक है। फिर इसके बाद ये लिख लो, सामने जो लिखा हुआ है, हाँ ये तीनों लिख लो। sp2 का मतलब बस यहाँ पे ये भी है कि साइक्लिक प्लेनर होगा, ये भी कैसा होगा, साइक्लिक प्लेनर होगा, ये प्लेनरिटी को है।
अब एक चीज मुझे पता है, चाहे लोन पेयर हो या फिर क्या हो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको कैसे काउंट करते हैं हम लोग, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किया, तो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। करो अभी लिखवाऊंगा हम आगे, फिर पता चल जाएगा क्वेश्चन करेंगे तो। नॉन प्लेनर होना चाहिए, प्लेनरिटी से बाहर जाना चाहिए, मेन चीज वो है। अब कार्बन की sp3 से ऊपर हाइब्रिडाइजेशन तो होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर sp3 लिखा है। sp3 से मेन ज्यादा जरूरी ये बात है कि वो प्लेनर नहीं होना चाहिए, नॉन प्लेनर होना। प्लेनर हो गया तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ये प्लेनर हो गया तो फिर उन दोनों कैटेगरी में से कुछ होगा। नॉन प्लेनर रहा तो ये मेरे पास कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ठीक है, लिखो आगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्स्ट्रा पेन हो नीचे हो गया, नीचे जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और लास्ट में क्या आता है मेरे पास, एंटी एरोमेटिक। लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर एरो बना के नॉन एरोमेटिक और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और लास्ट में होता है पास एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन लिखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको बताना है ये एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक। उसके बाद एंटी। हाँ, एंटी सबसे कम स्टेबल होता है। क्लासिफाई, क्वेश्चन लिखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और आपको बताना है तीनों में से क्या होंगे। एक एक करते जाओ, सारे करते जाओ फटाफट, तो देख के पता चल जाएगा बताना कि एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा।
जहाँ पर एरोमेटिसिटी लिखा है ना, उसके बाद ये ऑर्डर लिखने के बाद ऊपर पेज के ऊपर लिख लेना है, एक चीज नोट बना के पेज के ऊपर लिखना, बॉर्डर लाइन से ऊपर। इफ नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, if negative charge and lone pair is in conjugation at ring atom, ब्रैकेट में लिखना at ring atom, रिंग में जो आपके कार्बन काम आ रहे हैं उसी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, at ring atom, then it can be considered as 2 pi electrons and its hybridization is sp2 its hybridization is sp2। हाँ, चलिए क्वेश्चन करो 12 फटाफट, फिर डिस्कस करते हैं। क्या नहीं ऑर्डर से देखते हैं, सीधे देखना, हम बता दो, देखो सामने देखना, 2 4 6 क्या हो गया मेरे पास, एरोमेटिक हो गया। देखो सीधे सीधे कर दे जाएंगे, फिर लिख लेना आंसर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 2 4 कितने होंगे, क्या हो जाएगा मेरे पास, एंटी हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन तो खत्म हो गया, और इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, क्योंकि 2 बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के, बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ, तो ये मेरे पास कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर की वजह से ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अपने पास आ गया नेगेटिव चार्ज, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो रही है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज 2 4 6 पर इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये भी कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये भी कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ये भी किसमें कॉन्जुगेशन में, पूरी रिंग के से मेरे पास कॉन्जुगेशन है, बट 2 और 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा मेरे पास एंटी एरोमेटिक होगा। लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तब तो हम उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, बट पॉजिटिव चार्ज को नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, बट इलेक्ट्रॉन कितने पाई इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो गया मेरे पास एरोमेटिक हो गया, ठीक है। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4, 2 इसके 2 इसके, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए कैसा हो गया मेरे पास एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, क्या पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है कि नहीं, पूरी रिंग में मेरे पास यहाँ पर क्या है कॉन्जुगेशन है। अब जब पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कैसा हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, बट 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए क्या हो गया मेरे पास एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कैसी होगी, sp3 देगा हो जाएगा मेरे पास नॉन एरोमेटिक। अब इसमें देखो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 नहीं sp2 है, 1 2 और 3 ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये कार्बन कैसे मेरा
sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन भी कैसा है मेरा sp2 है। बट रिंग के अंदर ही मुझे अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। कितने हैं? दो होंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ठीक है। ये कार्बन की हाइब्रिडेशन भी कैसे होगी sp2, क्योंकि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये कार्बन मेरा कैसा है sp2 हाइब्रिड कार्बन है। रिंग के अंदर मुझे पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो 2 और 4 हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एंटी एरोमेटिक। कभी भी बाहर वाले रिंग से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। कभी ये वाले डबल बॉन्ड भी कैलकुलेट कर लो, कभी नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ रिंग की बात हो रही है यहाँ पे। लिख लो इसका आंसर। तो कॉन्जुगेशन में तो बाहर वाला भी देखेंगे नहीं, किसी कॉन्जुगेशन में जब हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तब देखेंगे, यहाँ पर नहीं देखना, यहाँ पर सिर्फ इसको देखना, हमको रिंग की बात कर रहे हैं। जैसे वो 11th वाला बना हुआ है ना, वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर ऊपर डबल बॉन्ड, तो फिर वो वाले कॉन्जुगेशन को लेंगे। तो जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है तब देखेंगे ना, अभी नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ रिंग के अंदर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स। लिख लिया? देखो फटाफट लिख लिया सारे। हाँ लिखे हमने, 3-4 लिखे थे। वो फोटो मांगे वो फटाफट लिख ले, कुछ नहीं आगे खुल रहा। बोर्ड में लिख लिया तो तेरा हाथ तब की तब देखेंगे। वो दे दो सर, लेक्चर का वो लैपटॉप में उठा दो हमने। क्या मैं देख रहा हूँ पीरियड ऐसे होता है पूरी कहाँ आ गई मैं याद रखा हूँ शॉर्ट सर्किट होते हैं तेरे दिमाग में कहीं की तार कहीं जीट जाते हैं। चलो लिखो आगे, नोट बना के लिख दे। आंसर लिखने हैं लिख ले फटाफट। हो गया? ये नहीं आंसर अभी लिख ले, जो आंसर है वो आंसर लिख ले, बाकी चीजें बाद में लिखते रहना, जो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या हुआ? नोट में क्या लिखना? जगह तो छोड़ ले फिर इन क्वेश्चंस के लिए। हाथ में पहले ये अरे वो डायग्राम बनाते हैं ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता तेरी काबू से बाहर तेरा आता है। है। हमारा तो एक बार ज़्यादा हो जाता है अगर कोई प्रिसीजन वाला काम करता है। मैं चाहता हूँ खराब हो जाए। ऑपरेशन तो भी कर नहीं सकता। पीसी के लिए पीसी के लिए क्या? पीसी के लिए PCM भी है। एमबी लेवल की बने MB level की। इतनी बादल कैसे दिखाते हैं? PCM है मेरे पे। अच्छा पीसीएम। सारे बच्चे बड़ा पढ़े क्या हो गया पार्किंसन तो जो एमबी लेता है उसे दोनों के एग्जाम देने पड़ते हैं। बिल्कुल देने पड़ते हैं, क्यों लेते हैं? उसकी MB एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। सर वो उसके पास के होते हैं मेहनत कर लेते काफी लोग, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। हैं? ठीक है, बायो में अगर आप चीजें पढ़ रहे हो और याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाती है। कोशिश ना रेगुलर में पढ़ना पड़ता है, बट फिर उनके लिए ऑप्शंस भी खुले रहते हैं ना, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन होती है और बचती मैथ्स और बायो है। मैथ्स बायो में से जो स्ट्रांग होती है
तो नीट का पेपर भी दे देते हैं और जेईई का पेपर भी दे देते हैं हम लोग। फिर निकल देख में भी नहीं है। नहीं, दोनों में भी निकल जाते हैं बहुत लोग, क्योंकि Computer फिजिक्स में- केमिस्ट्री तो सेम हो गई ना। अब अगर तूने अपने एडवांस वाली केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी है और नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर देगा तो बहुत इजी लगेगा ना, क्योंकि वहां पर नीट में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अब तूने जेईई मेंस की और एडवांस की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रखी है और तू पेपर देगा नीट का तो इजी लगेगा, तो वो वहां पर अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। मेडिकल कॉलेज भी जाते हो गवर्नमेंट में, पढ़ने पर डिपेंड करता है। लिखो नोट बना के, देखो पहले मैं समझा देता हूं आपको। जो एंटी एरोमेटिक है वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो देखो एंटी एरोमेटिक करते क्या है, जैसे अभी हमने ये देखा था साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। ये तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। रूम टेम्परेचर पे ये कैसे होते हैं, एकदम अनस्टेबल होते हैं। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp2 है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, सेम होगी। तो अगर ये बॉन्ड टूटता है तो कैसे टूटेगा, होमो या हेटेरो, होमोलिटिकल, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास रहेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। इसी तरीके से मेरे पास एक और है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस कार्बन की जब आप हाइब्रिडेशन देखोगे अब, तो वो क्या हो गई है, sp3। 1 2 3 तो बॉन्ड बना के एक हाइड्रोजन से अटैच होगा, तो ये कार्बन कैसा होगा मेरे पास, sp3। यहाँ पर ये कैसा था मेरे पास इनिशियली कैसा था, ये एंटी एरोमेटिक था, ठीक है ना। क्या था, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक से क्या बन गई है मेरे पास, नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी बढ़ गई होगी, ठीक है ना। इसलिए रूम टेम्परेचर के अंदर जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपना डायमर बनाने का सोचते हैं। क्या करते हैं, डायमर करते हैं, डायमराइज हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो कुछ डायग्राम बना रखे होंगे, पूछा होगा उन्होंने ये रूम टेम्परेचर पर कौन सा डायमर बनाएगा, तो आपको देखना है जो मेरा एंटी एरोमेटिक होगा वो रूम टेम्परेचर पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन। दो रिंग जुड़ गई ना, देखो ये वाली जो पिन से बनाई थी ये यहाँ पर ये है और ये दूसरी वाली रिंग है, ठीक है। ये बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसका फ्री रेडिकल है इसके साथ शेयरिंग करके और इसने इसके साथ शेयरिंग करके, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक से क्या बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक, डायमराइज हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। लिखो आप इस बात को, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर unstable. Anti-aromatic compounds are unstable due to presence of unpaired electron. Due to presence of unpaired electron, that is why they easily dimerize at room temperature. Example लिखो, dimerization of cyclobutadiene. जो सामने लिखा है उसको लिखो।
ठीक है, अब रेडी रहो। एनिलीन्स, ANNULENES, ANNULENES, ठीक है, ANNULENES, एनिलीन्स। ANNULENES, हाँ ANN बोल रहा एनिलीन्स, ठीक है। अब देखो एनिलीन्स होते क्या है, ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही साइकिल होगी, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे एनिलीन। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसको बोलेंगे एनिलीन 4, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा मेरा एनिलीन 6। अब ये तो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, ये कैसा है मेरा एरोमेटिक। अब एनिलीन 8 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन 8, ठीक है। 8 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 कार्बन काम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कैसा होगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, 2 4 6 8 है, 4 टेबल में आ रहा है तो कैसा होगा मेरा ये एंटी एरोमेटिक होगा, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। बट इसका असली स्ट्रक्चर ये नहीं होता। तो कभी भी आपको जब भी एनिलीन 8 का पूछा जाए कि वो क्या होता है तो इसका स्ट्रक्चर पता कैसे होता है, जैसे बाथ टब होते हैं, बाथ टब, इसको बाथ टब और टब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं असली में, ऐसे फिर सामने ऐसे और फिर ऊपर की तरफ ऐसे उठता है। तो 2 कार्बन ऊपर होते हैं, 2 नीचे, कितने के टोटल 4, फिर 2 आगे आ जाओ, 6 और 2 ऊपर, 8 हो गया। तो कुछ कुछ इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, छोटा वाला नहीं आएगा क्या, कोई बॉन्ड बड़ा कोई बॉन्ड छोटा, नहीं नहीं सारे बराबर बॉन्ड करते हैं, ठीक है। ये रेजोनेंस में यहाँ पर भी वही रहना, ठीक है। अब देखो ये तो मेरे पास कैसा होता है, प्लेनर होता है, क्योंकि सारे कार्बन का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या था, sp2 था। बट अब क्या ये वाला जो स्ट्रक्चर एक ही प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में, अलग अलग प्लेन में। देखो आगे से आप नीचे आ रहे हो, ये वाला प्लेन यूज हो रहा है, फिर ये वाला प्लेन यूज हो रहा है, फिर ये अलग प्लेन हो रहा है, तीनों अलग प्लेन में। तो अब इसका स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो प्लेनर नहीं रहा, वो क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर होते ही क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो असली में एनिलीन 8 जो होता है वो क्या होता है मेरे पास, नॉन एरोमेटिक होता है, ये उसका स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। एनिलीन 8 के बारे में पूछेंगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना होगा जो इसका होता है मेरे पास टब लाइक स्ट्रक्चर। हाँ वही बनाना है, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है, असली में ये स्ट्रक्चर है, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर वही है इसका, ठीक है। इसको लिखो पहले तीनों को, फिर आगे बात करते हैं इसमें। एनिलीन 4 6 8 को ना लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड with double bond at alternate positions। मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही साइकिल होगी, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड with double bond at alternate positions। देखो इसे, देखिए फिर ये बनाना है, बिल्कुल बनाना है सर।
इसलिए ऐसा डायग्राम क्यों बनता है? इसका इसका असली स्ट्रक्चर यही होता है इसलिए ना, क्योंकि वो एक जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे ना, पाई बॉन्ड बनाने हैं। इसका मतलब क्या है, ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं। सर ऐसा तो स्टेरिक इंटरेंस तो असली में यही होता है। अभी कौन सा बनाना है ये? दोनों बनाने हैं आपको, क्योंकि आप अगर एल्यूमिनेट की बात करोगे तो आप ये वाला बनाओगे, बट एक्चुअली ये सर ऐसे तो लगता है जिसने वो डिस्कवर करा उसको बार बार बनाने में मुश्किल होती है। हो सकता है। इसलिए बोला ये ठीक है। आसान है। फिर 10 मिनट जल्दी छोड़ दोगे आप? ठीक है, क्या हो गया? वो पापा जा रहे थे ना आउट ऑफ स्टेशन पे, अच्छा। सी ऑफ में। ठीक है। नाम ही नहीं है। क्या हुआ? नाम ही नहीं है। नाम लिखने एल्यूमिन 4 6 8 ये सब तो लिखनी है। वैसे कॉमन नेम भी लिख सकते हो। साइक्लो 4 थे तो हमने क्या लिखा था? ब्यूटा डाइईन 2 थे। अब अगला क्या है मेरे पास? साइक्लो हेक्सा कितने? ट्राईन। अगले वाला क्या होगा? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ठीक है, नॉर्मल नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अब एनिलीन 10 में भी ऐसे ही कुछ है, ध्यान से सुनना एनिलीन 10 के बारे में। ये है मेरे पास, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। 10 कार्बन है इसके अंदर, तो इसका नाम क्या होता है मेरे पास? एनिलीन 10। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और यहां पर भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है। ये अपनी एक नोटबुक की जैसे ही है, आप ऐसे समझो कोई आपके पास ये नोटबुक है, ठीक है। अभी नोटबुक रखी हुई है, तो ये चीज जो है इसके पास में यहाँ आ रही है और ये यहाँ पर दोनों को रिपेल करेंगे। अब वो इस तरह से हो जाती है। इस तरह होने का फायदा है कि एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है और एक हाइड्रोजन इस साइड भी होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो दोनों में ऐसे हो जाते हैं मेरे पास नॉन प्लेनर हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों के रिपल्शन की वजह से ये साइड की रिंग और ये साइड की रिंग अपोजिट प्लेन में चली जाती है। तो ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है और ये कहाँ चला जाता है? नीचे। उसकी वजह से ये कैसा होता है मेरे पास? नॉन एरोमेटिक होता है। फिर इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ऐसे तो हम लोग इसमें दिखा नहीं सकते, शो नहीं कर सकते, बट आपको ध्यान रखने की एनिलीन 10 मेरे पास कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। वैसे कैलकुलेट करोगे तो एरोमेटिक आ जाएगा, बट असली में कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। जेई के अंदर आया था ये क्वेश्चन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेम यही कंपाउंड दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? यहां से एक ब्रिज बना दिया ऐसे, मतलब ये 10 कार्बन चेंज था ऐसे थी, बट एक ऊपर से इस कार्बन को और इस कार्बन को एक ऊपर वाले कार्बन से ज्वाइन कर दिया। इससे क्या हुआ? यहां पर जो अब इस कार्बन के बारे में देखो, 1 2 3 और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ 4। ये कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है, मतलब इसके पास ये वाला हाइड्रोजन अब नहीं है। इस कार्बन के साथ भी वही काम है, 1 2 3 और 4। इसके पास भी वो हाइड्रोजन नहीं रहा, तो जो हाइड्रोजन की रिपल्शन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता था। कैसा होता था? नॉन प्लेनर हो रहा था। अब वो नहीं हो पाएगा, अब वो नहीं हो पाएगा तो ये क्या होगा? मेरे पास एरोमेटिक ही है, ठीक है। ये मेरे पास कैसा होगा? एरोमेटिक। तो इस चीज को आपको रीजन के साथ ध्यान में रखना है कि ये मेरे पास नॉन प्लेनर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिपल्शन होता है। वो दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, अब वो रिपल्शन नहीं रहा, तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ये एनिलीन 10 नहीं है,
ठीक है, पर ये मेरे पास कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। लिख दो। तो नॉन एरोमेटिक होगा ना, कौन सा? इंग्लिश है। वो वाला नॉन एरोमेटिक, ये वाला एरोमेटिक है। हाँ, ये। तो ये डायग्राम अलग हो गया ना, ऊपर CS2 यूनिट लगी हुई है। अरे हाँ, मेरे को क्या हुआ? चलो लिखो फटाफट। मैं अब कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ आपको बताने के, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, दो ही है कंपाउंड। इसके बाद ये क्या होगा, ये क्या होगा? क्रिसमस आने वाला था, ये मैसेज सुना पीछे बना तो गया। क्या बताना है? एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक, ये लिख लिया। पहले वाला तो एंटी होगा। ये तो बहुत काम है। बताता हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करने हैं। आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, रिंग दिखाई दे रही है पूरी, ठीक है ना? पहला एंटी है। ठीक है। तो दूसरे वाला एरोमेटिक। देखो 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 16 4 के टेबल के अंदर आता है 16, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या गया, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर देखोगे तो 2 4 6 8 10 12 14 है। तो अब देखो 4n + 2 14 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 4n = क्या गया 12, n की वैल्यू क्या आ गई, इंटीजर में आ रही है 3, तो मतलब जब मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 12 मैच करेगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यू आ रही है, मतलब ये कैसा है मेरे पास, एरोमेटिक। अच्छा सर, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कहीं रिपल्शन या किसी और फिनोमेना भाई जो यहाँ देखना तो वो मैंने बता दिया। 3D तो नहीं बन रहा होगा इसमें वगैरह। दो, एक एनुलिन 8 और एक एनुलिन 10 का ध्यान रखना होता है। और सारे वो नॉर्मल सब नहीं बस पाई इलेक्ट्रॉन के। हाँ, ठीक है। तो वो दोनों मैंने बनवा दिया, अरे हाँ, लिख लिया। एक मिनट लगेगा। लिखो हेडिंग डालो, एरोमेटिक आयंस क्या, हेडिंग डालना, इसको बना लो, उसके बाद अपने हेडिंग डालना। तो आधी चीजें लिखता है, आधी चीजें नहीं लिखता है, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम। तो फिर कैसे बनाएगा नोटबुक मैं में? तो कहना मार दो उसको। वो मेरे को याद है ना, मतलब हाँ। सोचो मत सर। अब एक बार 2-3 महीने पहले का सोच के थे, क्या क्या पढ़ा था सब याद है पिछले हफ्ते का नहीं तो वही तो कर रहा था रिवाइज पीछे। क्या? पीरियड लिख कर दूसरी मोर पे ऐसे कर दो। लिखो एरोमेटिक आयंस, हेडिंग डालो एरोमेटिक आयंस, ब्रैकेट में लिखना क्वासी QUASI, QUASI, क्वासी एरोमेटिक। एरोमेटिक आयंस को क्वासी एरोमेटिक आयंस भी बोलते हैं, ठीक है। QUASI, ये मेरे पास जो एरोमेटिक आयंस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। क्यों? आप खुद ही सोचो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, किसी की बात करूंगा, 6 नंबर रिंग पे हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं या फिर मेरे पास, ठीक। तो यहाँ पर इनको क्या मिलता है, एकदम आपके पास तो अपने पास क्या होता है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होता है, ठीक है। जब रेजोनेंस हो रहा है मेरे पास, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, या फिर यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, ठीक है। देखो अब इन तीन स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, ठीक है। इसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो काफी
तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस पूरी नहीं होगी। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखें इसका हम लोगों ने बनाया था, कितने बने थे? तीन। इसको मिला के दो और बने थे, तो टोटल 3 बने। इसके 5 बनते और इसके कितने बनते हैं? 7। बेंजीन ही है 7, ठीक है। तो इसके बनते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके बनते हैं 7। 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पे ही पता चलता है, ठीक है। किसी के 12 पर ऐसा मैं बता देता हूँ क्यों, कैसे पता चला। 3 कार्बन, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया था, एक बार यहाँ आया था और एक बार यहाँ पर आया था। यहाँ पर कितने कार्बन है? 7 है, तो 7 बन जाएंगे। इस पे कितने? 5 है, तो एक ही जगह पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और इसके भी 5 रेजोनेंस, ठीक है। तो इनके इतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पर आपके पास एरोमेटिसिटी आ रही है, देखो आपके पास यहाँ पर एरोमेटिसिटी आ रही है, यहाँ पर भी एरोमेटिसिटी आ रही है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं क्वासी कैटायंस हो या एनायंस हो, ज्यादा स्टेबल होते हैं। रेजोनेंस, फिर अपने पास होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर क्या आता है? इंडक्टिव। ये इन तीनों से भी क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? एक चीज हमें लिखी, इनकी रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। लिखो आप इस चीज को। These ions has following properties. These ions have following properties. पहला, greater stability, high resonance energy, पहला है ग्रेटर स्टेबिलिटी, सेकंड है हाई रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद हाई रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब समझ रहे हो तुम लोग? मैंने आपको बताया था रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा मेरे पास? रेजोनेंस एनर्जी। अगर ये मेरा बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा कम होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी कम होगी उतना ही गैप क्या होगा मेरा? ज्यादा होगा। और ज्यादा गैप होगा तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। लिखो थर्ड पॉइंट, ग्रेटर डायपोल मोमेंट, ग्रेटर डायपोल मोमेंट। क्या वहां पढ़ा था तुमने केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन किए थे ना, उसके साथ हमने बॉइलिंग पॉइंट देखना, मेल्टिंग पॉइंट देखना देखा। चलो आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो, which of the following hydrogen is, which of the following hydrogen is, ये जो सामने लिखा है ना, ये लिखना भी आपको, ये 3 डायग्राम बना लेना, ये 3। किसमें क्वेश्चन में? हाँ नहीं पहले क्वेश्चन से पहले थ्योरी के साथ ये तीनों बना लिए, इन तीनों को बना लो थ्योरी के साथ पहले। एरोमेटिसिटी में मतलब एरोमेटिक भी हो गया, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नहीं खाली एरोमेटिक। Most acidic, क्वेश्चन लिखो, which of the following hydrogen is most acidic, which of the following hydrogen is most acidic। फिर क्वेश्चन 1 देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बना लो। क्वेश्चन सेकंड में साइड में लिख रहा हूं।
चलेगा कुछ मैंने वो खड़े कर दिया काम जल्दी कर लिया अभी तो नहीं जाता बस यार सर मतलब जो इतना स्टेबल कंपाउंड होगा उतने ही उसका कार्बोहाइड्रेट होगा नहीं, अगर H प्लस डोनेट करने के बाद देख एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे लेते थे H प्लस डोनेट कर दिया उसके बाद जो मॉलिक्यूल बचा वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब इससे H प्लस हटा दो हाँ, H प्लस हटाओ, वहां पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर देखो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसका होगा कुछ इस प्रकार C A और C फिर B फिर A और फिर तो D देख लो क्या आंसर। इसका आंसर होगा C वही तो है C B A D सही है D मैं उससे पहले तू पहले वाली चीज ध्यान ही नहीं रख रहे। क्या है एरोमेटिक ऑफ डिजाइन होगी हाँ, फिर उसके बाद हाइपो पहले वो तो H प्लस हटाओ हर जगह से, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आंसर इसका। आपने क्या किया, H प्लस हटा दिया, एसिड वाला H प्लस तो देगा ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब इस रिंग में कितने हैं, 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या होगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पर H प्लस हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पर ये H प्लस जब डोनेट करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज 2 4 6 8 क्या आ जाएगा मेरे पास, एंटी एरोमेटिक सर पर वो जो एनिलीन 8 था वो, ठीक है ना। वहां पर अपने पास क्या था, ये वाला डायग्राम था, ये सात ये वो नहीं, ठीक है। अगले पास देखो, यहाँ से H प्लस हटा, यहाँ के नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या हो गया मेरे पास, रेजोनेंस आ गया। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल तो एरोमेटिक होता है, मैंने लिख दिया B मेरा सबसे ज्यादा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के अंदर क्या है, आपके पास देखोगे यहाँ नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस ज्यादा है, इसके कॉन्जुगेशन डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, इसलिए आ जाएगा आपके पास C, फिर आ जाएगा A और लास्ट में आएगा आपके पास D, आगे नीचे जाना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ के 3 बनेंगे और उससे कितने बनेंगे 7, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा पीपीटी देगा विद AgNO3। देखो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। अगर आपका RH है, RH मतलब कुछ भी R ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ X लगा हुआ है, ठीक। अगर इसका रिएक्शन करवाते हो AgNO3 के साथ तो होगा क्या, R इसके साथ हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, तो बॉन्ड अगर टूटते हैं तो R प्लस बनेगा और यहाँ पे बनेगा X माइनस। AgNO3 है तो यहाँ पर Ag प्लस बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा NO3 माइनस। ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे AgX का, और इसी का क्या मिलता है आपको, प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। प्लस R प्लस बच जाएगा जो कि NO3 की माइनस के साथ कंबाइन। अब R प्लस आपका कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अगर आपका R प्लस स्टेबल होगा तो ये दोनों कंबाइन करके क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। मल्टीपल है। हाँ, मल्टीपल आंसर है इसके अंदर, ठीक है। इसमें तो पूछा ना व्हिच हैलाइड विल गिव, यहाँ ये तो पूछा कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इसमें तो ये पूछा कौन कौन सा दे सकता है। तो देखो अगर मैं Cl माइनस हटाऊं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 2। एरोमेटिक है, प्रेसिपिटेट देगा, स्टेबल है भाई। यहाँ देखो Cl माइनस हटाओ, पॉजिटिव चार्ज होगा कितने, 4। एंटी एरोमेटिक कभी भी नहीं देगा प्रेसिपिटेट, अनस्टेबल है। यहाँ पर लगाओ Cl माइनस, यहाँ गया पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 6, 2 4 6 एरोमेटिक देगा। यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस हटाओ, यहाँ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है, रेजोनेंस होगा तो देगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा। अब अगर वो भी पूछ रहे कौन ज्यादा देगा कौन कम, तो आपका C सबसे ज्यादा देगा, फिर A, फिर D
और ये बहुत ही ज्यादा होगा किससे, बी से, क्योंकि बी तो मेरा देगा ही नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में, लिखो इसको। सब ऑर्डर फिर से बता दीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, रेजोनेंस, एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, फिर आपके रेजोनेंस देखा जाता है, फिर आपका देखोगे आप हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट। और सर इस स्टेबिलिटी ऑर्डर में वो नहीं है नॉन एरोमेटिक और नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस ही तो है, और क्या होता है रेजोनेंस। ठीक है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा, उसके बाद आप जहां पर रेजोनेंस हो रहा है, भाई एंटी एरोमेटिक वाले में भी तो रेजोनेंस तो हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो फिर हम देखेंगे, अब इन दोनों के अंदर देखा तो मेरे को पता है यहाँ पर कम डिलोकलाइजेशन है, यहाँ पर इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। तो फिर वहाँ पे बी और डी में क्यों नहीं देखा हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? किसके अंदर, बी और बी मेरे पास कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, वो लीच स्टेबल हो गया, इसलिए वो देगा ही नहीं, ये वो फॉर्म ही नहीं होगा ना। हमें पता है, अभी हम लोग देखा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या रहता है, डायमर का फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, ठीक है, बस आज के इतना ही, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन करेंगे। क्या